दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत अपने कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट के साथ साथ तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के लिए एक ताकतवर तरीन 6th जनरेशन के इंजनों के डेवलपमेंट का भी प्रयास कर रहा है। और इन इंजनों को को डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत बनाने के लिए जहां पे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अलग अलग देशों के कंपनियों के साथ बातचीत चल रहा है, तो वहीं पे कुछ रिपोर्टों के मुताबिक फिलहाल AMCA मार्क II एयरक्राफ्टों के इंजनों का जो प्रमुख दावेदार है वो है फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन। पर दोस्तों अब कुछ रिपोर्टों में ऐसे बातों का खुलासा किया जा रहा है या फिर कहे तो ऐसे बातों का जिक्र किया जा रहा है जो कि फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया गया है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट के लिए भारत का सबसे बेहतरीन पार्टनर ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस हो सकता है। और दोस्तों इस तरीके के बातों के पीछे कई सारे तथ्य रखा गया है और अगर उन तथ्य को भी देखा जाए तो नो डाउट इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो अवश्य है। अब दोस्तों भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से लगातार अपने AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों को बनाने को लेके अलग अलग कंपनियों के साथ बातचीत किया जा रहा है। और कुछ समय पहले गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया था कि फिलहाल भारत के सामने तीनों देशों के रूप में ही ऑप्शन है। और यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल भारत को AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के को डेवलपमेंट को लेके फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी, ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के अलावा अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा भी अपना प्रस्ताव रखा गया है। पर आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि भारत कोई ऑर्डिनरी 5th जनरेशन के इंजनों का तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि भारत एक ऐसे इंजन को बनाना चाहता है जो केवल अभी के सिचुएशन में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों की आवश्यकता को ही पूरा ना कर सके, बल्कि जरूरत पड़ने पे आने वाले समय में 6th जनरेशन के इंजनों के जरूरतों को भी पूरा कर सके। मतलब सिंपली भारत को एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का इंजन चाहिए और वो भी डायरेक्टली भारत खरीदना नहीं चाहता है, बल्कि एक को डेवलपमेंट मैकेनिज्म के साथ इन विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर बनाना चाहता है। और इसमें भी जो बड़ा शर्त है वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट शेयरिंग। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया में काफी गिने चुने ही ऐसे कंपनी है जो कि जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को रखता है और इस वजह से जेट इंजन के जो टेक्नोलॉजी है वो काफी सेंसिटिव भी है और कोई भी देश अपने ऐसे टेक्नोलॉजी किसी अन्य देश को देना नहीं चाहता है। पर रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ साथ एक्सपोर्ट राइट को लेके फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी काफी हद तक तैयार है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि इन कंपनियों के द्वारा भारत के लगभग सभी शर्तों को मानने को लेके हामी भी भरा गया है। पर दोस्तों यहाँ पे अगर 6th जनरेशन के इंजनों का जिक्र हो ही रहा है तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी और फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी ऑलरेडी 6th जनरेशन के इंजनों के डेवलपमेंट का काम कर रहा है। ब्रिटेन के कंपनी बेसिकली टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के अंतर्गत 6th जनरेशन के इंजनों का डेवलपमेंट जहाँ पे कर रहा है, तो वहीं पे सैफ्रॉन कंपनी अपने FCAS मतलब फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसे प्रोग्राम के लिए इन इंजनों का डेवलपमेंट कर रहा है। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि रोल्स रॉयस अपने टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को लेकर काफी आगे बढ़ चुका है और एक समय तक ब्रिटेन ये भी चाहता था कि भारत ब्रिटेन के ये 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जुड़े। हालांकि अभी भी कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया जाता है कि ब्रिटेन भारत को 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में अभी भी जोड़ने को लेकर तैयार है और इस प्रोग्राम में जुड़ने के फलस्वरूप ब्रिटेन भारत को 6th जनरेशन के इंजन के टेक्नोलॉजी तक शेयर करने के लिए तैयार है। अब दोस्तों रोल्स रॉयस कंपनी के तरफ से जिन 6th जनरेशन के इंजनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, असल में उन इंजनों के कुछ फीचर्स के बारे में अब तक जानकारी मिला है, जिसके मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के डिजाइन को इस तरीके से बनाया गया है कि ये ओवरऑल परफॉर्मेंस, रेंज और पेलोड कैपेसिटी को एनहांस कर सकेगा। इवन किसी भी अन्य इंजनों के मुकाबले में ये अधिक एफिशिएंट और अधिक एजाइल होगा और एयरक्राफ्टों को भी अधिक बेहतर बनाएगा। हालांकि इसके अलावा इसमें एक एडवांस थर्मल मैनेजमेंट का भी इस्तेमाल करने का बात कहा गया है, जो कि हीट को कम करेगा और इंजन के जो थर्मल सिग्नेचर है उसे कम करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर्स को और एनहांस करेगा। और इसमें एक नेक्स्ट जनरेशन पावर जनरेशन का भी उपयोग किया जा रहा है। मतलब ये एक ऐसा इंजन होगा जो कि इलेक्ट्रिक पावर को भी जनरेट कर सकेगा और हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रिक पावर आने वाले समय के 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में भी उपयोग हो सकेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि कई सारे देश ऐसे हैं जो कि 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में डायरेक्ट एनर्जी वेपनों को इंटीग्रेट करने को लेकर सोच विचार कर रहा है और इसी वजह से इस तरीके के इंजनों के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी क्षमता होना चाहिए ताकि ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन को पावर सप्लाई किया जा सके। अब दोस्तों नो डाउट जिस तरीके के 6th जनरेशन के इंजनों का डेवलपमेंट ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी कर रहा है, उसी तरीके के इंजनों का डेवलपमेंट सैफ्रॉन के द्वारा भी अपने FCAS एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब तक ऐसे किसी भी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि सैफ्रॉन भारत के साथ इन इंजनों की टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों फ्रांस के जो डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्ट है, उन एयरक्राफ्ट तक के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर फ्रांस आनाकानी
कर रहा है और अगर इस तरीके से चला तो राफेल एयरक्राफ्ट खरीदना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली अब तक इसे लेके ऐसा कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इस बार फ्रांस की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर इशू आता है तो भारत शायद अन्य एयरक्राफ्टों को चुन ले। जबकि अगर राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर फ्रांस के सामने इतना बड़ा इशू हो सकता है तो आप समझ सकते होंगे कि नेक्स्ट जनरेशन के इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर फ्रांस कभी भी अपने 6th जनरेशन इंजनों के टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करेगा। हालांकि फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से लगातार भारत को यह भरोसा दिया जा रहा है कि एक नए कोर के साथ संपूर्ण एक नए इंजन का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि भारत के रिक्वायरमेंटों को पूरा कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ्रांस इस तरीके के इंजन को बनाने में भारत को मदद करेगा जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्टों में उपयोग हो सके। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे फ्रांस के सामने इंजनों को लेकर अब रोल्स रॉयस एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया है, तो वहीं पे एटलीस्ट भारत के राफेल और मिराज 2000 एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने के लिए फ्रांस की तरफ से कुछ काम किया जा रहा है। हालांकि इसमें अब भारतीय कंपनी रिलायंस को संपूर्ण रूप से बाहर रख दिया गया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 36 राफेल एयरक्राफ्टों के डील के बाद भारत के रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर एक ऑफसेट क्लॉज के अंतर्गत फ्रांस के द्वारा डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड को तैयार किया गया था, जो कि फ्रांस के कई सारे एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों को भारत में निर्माण कर रहा था। और हाल ही में ही फ्रांस की तरफ से भारत को यह भी भरोसा दिया गया कि राफेल एयरक्राफ्ट और उसमें इस्तेमाल होने वाले M88 इंजनों के अलावा मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों के भी MRO फैसिलिटी भारत में तैयार किया जाएगा। और अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस इंडिपेंडेंटली मतलब फ्रांस के कंपनी डैसॉल्ट एविएशन अपने ही बलबूते पे भारत में ये MRO फैसिलिटी को तैयार करेगा और इसमें रिलायंस कंपनी को पार्टनर नहीं रखेगा। अब दोस्तों ये जो MRO फैसिलिटी है इसे नागपुर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके नजदीक बनाने का बात कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस इंडस्ट्री है ये भी नागपुर में स्थित है। अब दोस्तों नो डाउट भारत में MRO फैसिलिटी बनने पर इससे भारत को ही फायदा होगा, क्योंकि इससे एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने के लिए या एयरक्राफ्टों के रेगुलर मेंटेनेंस के लिए भारत को एयरक्राफ्ट फ्रांस में ले जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ऑलरेडी अगर इंडियन एयरफोर्स को देखा जाए तो करीब करीब 3 स्क्वाड्रन के आसपास मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है और 2 स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्टों को भी भारत के द्वारा खरीदा गया है, जबकि इसके अतिरिक्त करीब करीब 26 और राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए खरीदा जा रहा है। और MRO फैसिलिटी भारत पे होने पर एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस में आसानी होने के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों के सर्विसेबिलिटी को भी और बेहतर रखा जा सकेगा। पर दोस्तों यहाँ पे रिलायंस कंपनी को MRO फैसिलिटी से बाहर क्यों रखा गया है इसके बारे में तो फिलहाल कोई डिटेल में जानकारी नहीं है। पर आप लोगों को बता दूं कि कुछ समय से डैसॉल्ट एविएशन भारत में 100% FDI के अंतर्गत अपने यूनिट को स्टेब्लिश करने का तैयारी कर रहा है। और इवन रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत भी डैसॉल्ट एविएशन 100% FDI के अंतर्गत भी काम करने में इंटरेस्टेड है। हालांकि केवल डैसॉल्ट एविएशन ही ऐसा कंपनी नहीं है, बल्कि स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से भी 100% FDI का ऑफर किया गया है, जो नो डाउट भारत के लिए एक बेहतर बात है, क्योंकि इससे भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हालांकि आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल डैसॉल्ट एविएशन को भारत का 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर जीतने का एक इंतजार है, जिसके बाद कंपनी भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तैयार कर सके, जहां से केवल भारत के लिए ही एयरक्राफ्टों का सप्लाई ना हो बल्कि अन्य देश खास करके एशियाई देश और अफ्रीकाई देशों तक को एयरक्राफ्टों का सप्लाई किया जा सके। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक डैसॉल्ट एविएशन के पास 200 से भी अधिक राफेल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है और आने वाले समय में ये ऑर्डर और बढ़ सकता है। और करेंटली डैसॉल्ट एविएशन का जो एकमात्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे इतना कैपेसिटी नहीं है कि तय समय पे सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कंपनी के द्वारा किया जा सके। पर लगातार डैसॉल्ट एविएशन अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को एनहांस कर रहा है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों के बाद हर महीना करीब करीब 3 एयरक्राफ्टों के दर पे राफेल एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब करीबन सालाना 36 एयरक्राफ्टों का निर्माण हो सकता है। पर वहीं पे डैसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड को अगर डैसॉल्ट एविएशन एक्वायर कर लेता है तो यहाँ पे भी करीब करीब 24 एयरक्राफ्टों को सालाना दर पे निर्माण करने का क्षमता है, जिसका उपयोग अगर किया जाता है तो नो डाउट डैसॉल्ट एविएशन और तेज रफ्तार में एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कर पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर कंपनी 100% FDI भी ले जाता है तब भी मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू है। लेकिन अगर कंपनी की तरफ से भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर कोई इशू क्रिएट किया जाता है तो कंपनी का संभावना यहाँ पे कम हो जाएगा और शायद भारत राफेल एयरक्राफ्टों को ना खरीद के किसी अन्य एयरक्राफ्ट को खरीद ले। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे घटनाओं के बाद क्या भारत को और राफेल एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।